हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे, जैसे प्रेशर हो गया, अब थ्रस्ट हो गया, बॉयंसी फोर्स है, बॉयंसी क्या होती है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है पानी में डूब क्यों जाता है, पानी में कोई ऑब्जेक्ट तैरते क्यों रहता है। तो इन सारे सवालों का जवाब जो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। बड़ा सा जहाज जो है समुद्र में या नदी में तैरते रह जाती है, जबकि छोटी सी कील जो होती है लोहे की वो डूब जाती है। आखिर ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, किस कंडीशन पर ये काम करता है, कहाँ से इसका आंसर आएगा। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। पहला पॉइंट है आपका प्रेशर क्या होता है। प्रेशर मीन्स होता है दाब, इसका हिंदी क्या होता है, दाब होता है। हम लोग को प्रेशर पढ़ना है। डिफिनीशन है कि प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज प्रेशर। जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो भी परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं, नहीं कि ये आपका क्रॉस में लगाते हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं ना, तो वही क्या कहलाता है, और उस फोर्स लगाने पर जितनी एरिया को क्या करता है, कवर करता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रेशर कहलाता है। प्रेशर इक्वल टू, अगर आपसे फार्मूला पूछ ले तो प्रेशर इक्वल टू फार्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। टोटल क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, यानी इस ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स हम लगा रहे हैं वो एरिया कितना कवर कर रहा है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया आपको फॉर्मूला होता है। प्रेशर को डिनोट क्या चीज से किया जाता है, तो प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से डिनोट करते हैं, और एरिया को किस से डिनोट करते हैं, ऐसे। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ये फार्मूला हो गया। इससे न्यूमेरिकल आपका बनेगा यहाँ से 3 फार्मूला। अगर प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, अगर आपसे फोर्स पूछ दे तो प्रेशर इंटू क्या हो जाएगा, एरिया। अगर आपसे एरिया पूछ दे तो फोर्स बाय क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो कुछ 3 का फार्मूला इस तरह के आपका इस पे न्यूमेरिकल बनता है। अगर SI यूनिट की बात कर ले, SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, तो SI यूनिट किसी भी चीज को निकालने के लिए उसका डिफिनीशन से SI यूनिट पता चलता है। फोर्स का SI यूनिट कितना होता है, तो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है। एरिया का SI यूनिट क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है आपका, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 पास्कल के बराबर होता है। यानी आपको कभी ये भी पूछ दे कि प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है, तो पास्कल भी कह सकते हैं। पास्कल क्यों कहेंगे, पास्कल जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये प्रेशर को डिफाइन किए थे कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई क्या होता है, एरिया होता है। इसीलिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका SI यूनिट होता है, या फिर SI यूनिट इसका क्या होता है, पास्कल, जिसको डिनोट करते हैं P से। अब एक इस पर क्वेश्चन दिया गया आपको, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पर जो है 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है, तो फोर्स कितना दिया गया, 100 न्यूटन। ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, और एरिया क्या है ये आपका 2 मीटर स्क्वायर है। तो पूछा जा रहा कैलकुलेट द प्रेशर, उस पर प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, यानी 100 बाई क्या लिखेंगे, 2 कट करेंगे, यानी 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं 50 पास्कल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, पास्कल लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, या फिर आपका आ जाएगा 50 पास्कल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, थ्रस्ट है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। यानी फोर्स के लगभग आपका फोर्स जैसा ही ये भी होता है, थ्रस्ट जो होता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, यानी किसी भी सरफेस पर, अगर इसके सरफेस पर कोई, बॉडी के सरफेस पर कोई फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, थ्रस्ट कहलाएगा। मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, ये आपका क्या बॉक्स है, तो इस पर अगर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस पर आप क्या कर रहे हैं, कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं ना, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये आपका थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, आपका प्रेशर कहलाता है। प्रेशर इक्वल टू फार्मूला होता है थ्रस्ट बाई एरिया। यानी अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, ये भी आप जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, या प्रेशर इक्वल टू पूछ दे तो थ्रस्ट बाई एरिया, दोनों में से कोई ऑप्शन में रहेगा, आप बना सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होता है, न्यूटन होता है, और फोर्स का भी SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। लार्ज एरिया हम लोग लेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लार्ज एरिया अगर है आपका,
लार्ज एरिया है तो प्रेशर क्या होगा, स्मॉल प्रेशर होगा। बात समझ में आ रहा है, स्मॉल प्रेशर होगा। और अगर प्रेशर स्मॉल होगा, मान लिया स्मॉल एरिया होगा, अगर स्मॉल क्या होगा, स्मॉल एरिया है आपका, तो लार्ज प्रेशर होगा। प्रेशर कैसा होगा, लार्ज प्रेशर होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि एरिया अगर आपका लार्ज एरिया है तो प्रेशर कम लगेगा। ज़्यादा एरिया अगर हम लोग कम कवर कर रहे हैं तो प्रेशर कम लगेगा। मान लो इस बोर्ड को हम इस तरह से दबा रहे हैं तो इस पर तो फोर्स हम लगा रहे हैं, लेकिन ये एरिया जो है ना इतना दूर कवर कर लिया, इसलिए इस पर प्रेशर कम लग रहा है। लेकिन अगर स्मॉल एरिया, एक छोटा सा कील ले ले और कील को इस तरह से ठोके या दबा दे तो कील जो है ना वो आपका स्मॉल एरिया कवर करेगा, लेकिन उस पर प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और कील क्या होगा ना आसानी से अंदर चला जाएगा। मान लो एक फोम ले लीजिए आप, फोम, और फोम को हाथ से ऐसे करिए अंगूठे से, तो अंगूठा आपका फोम के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एरिया क्या है, लार्ज है, इसलिए प्रेशर कम लग रहा है तो अंगूठा अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर एक कील ले लेते हैं और कील को अगर हम ऐसे करते हैं तो कील का जो नोकीला एरिया होता है ना वो कम होता है, तो एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और कील जो है आसानी से क्या होगा, अंदर चला जाएगा, दबा जाएगा उसमें। तो याद रखना, लार्ज एरिया स्मॉल प्रेशर, स्मॉल एरिया लार्ज प्रेशर। तो ये थ्रस्ट का डिफिनीशन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हाट इज थ्रस्ट, क्या होता है थ्रस्ट का ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका डिफिनीशन क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, लार्ज एरिया स्मॉल प्रेशर, स्मॉल एरिया लार्ज प्रेशर। हमारे पास एक क्वेश्चन भी दिया गया कि व्हाई अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ, मतलब एक तेज चाकू जो होता है ना वो वोथर चाकू की अपेक्षा जल्दी उससे कटता है। तेज चाकू से कोई भी सामान हम जल्दी काट लेते हैं, और वही ब्लंट नाइफ जो भोथर चाकू होता है ना, जो चाकू खराब हो गया उसमें कोई धार नहीं है, उससे किसी भी ऑब्जेक्ट को काटने में क्या होता है, दिक्कतें होती है। आखिर रीजन क्या है, तो अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ, एक तेज चाकू से काटना जो है भोथर चाकू की अपेक्षा क्या होता है, ईजी होता है। बिकॉज ड्यू टू इट्स वेरी थिन एज द फोर्स ऑफ आवर हैंड, क्योंकि उसका जो थिन बहुत पतला होता है और उस पर जो है ना फोर्स हमारे हाथ के द्वारा ज़्यादा लगाया जाता है। और एरिया ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पर जो है ना एरिया क्या अप्लाई होता है, स्मॉल होता है। तो अभी बताए थे कि जब स्मॉल एरिया रहेगा, आपको अभी बताया गया था कि जब स्मॉल एरिया है तो प्रेशर क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, और जब लार्ज प्रेशर हो जाएगा आपका तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो है ना वो कील जो है या चाकू जो भी बार कर रहे हैं जिस चीज़ से, वो इजीली हो जाता है। तो इस लार्ज प्रेशर के वजह से जो है ना वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इजीली कट हो जाता है। लिखा भी गया एंड लार्ज प्रेशर कट्स द ऑब्जेक्ट इजीली, तो उस लार्ज प्रेशर के वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इजीली कट जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो धार होता है ये बहुत पतला होता है, ये बहुत पतला होता है, और एक जो है आपका इस तरह से मोटा धार है। ठीक है, मोटा है, तो इससे काटने में हम लोग को जो है कठिनाई होती है, इससे नहीं काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है ना वो यहाँ पे एरिया लार्ज हो गया, और जब लार्ज एरिया हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल हो जाएगा, और स्मॉल प्रेशर में कोई भी सामान को आप नहीं काट सकते हैं। इसीलिए जो चाकू बनाया जाता है या जो तलवार बनाया जाता है उसको ये पतला करके बनाया जाता है, और पतला होने के वजह से इस पर स्मॉल एरिया काम करता है। कौन कितना एरिया लेता है, स्मॉल एरिया, और अगर स्मॉल एरिया होगा तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और लार्ज प्रेशर की वजह से जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है इजीली क्या होता है, कट हो जाता है। तो ये सब फ्लूइड्स है, दोज सबस्टेंस विच कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड फ्लूइड्स, ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। ठीक है, दोज सबस्टेंस, वैसा सबस्टेंस विच कैन फ्लो, जो कि क्या करता है, इजिली फ्लो करता है, वो क्या कहलाता है, फ्लूइड्स। ऐसा सबस्टेंस जो इजिली फ्लो करता है, और फ्लो करने में कौन कौन आएगा, एक तो लिक्विड जितने सारे होते हैं वो फ्लो करते हैं, और दूसरा जितने सारे गैस होते हैं वो फ्लूइड करते हैं। तो लिक्विड और गैस दोनों का दोनों क्या करता है, फ्लूइड करता है। लिखा भी गया ऑल द लिक्विड एंड गैसेस, जितने सारे लिक्विड और गैसेस हैं वो सब के सब क्या करते हैं, फ्लूइड्स करते हैं, बहते हैं। अब फ्लूइड्स जो है लिक्विड और गैस एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अ बर्ड्स, बताया गया कि जो फोर्स लिक्विड्स जो होते हैं ना, वो फ्लूइड्स जो होते हैं वो लिक्विड और गैसेस दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, ऑल डायरेक्शन में अपना फोर्स क्या, प्रेशर क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, बायोंसी है। द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एग्जर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बायोंसी। बायोंसी क्या काम क्या, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एग्जर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट पर
ऊपर की ओर क्या किया जाता है, फोर्स लगाया जाता है उस लिक्विड में। ऊपर की ओर क्या करते हैं, जैसे मान ले पानी में कोई वस्तु डुबो रहे हैं, तो जब हम लोग डुबो रहे हैं, नीचे वस्तु को डुबोया जा रहा है, तो नीचे से भी एक क्या करता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो नीचे से जब फोर्स अप्लाई होता है ना, तो ये आपका क्या कहलाता है, बायोंसी कहलाता है। ठीक है, तो बताया गया डिफिनेशन में, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के यानी एक ऑब्जेक्ट पर जब ऊपर की ओर फोर्स को अप्लाई या एग्जर्ट किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोंसी कहते हैं। क्या बायोंट फोर्स है, ठीक है। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बायोंट फोर्स। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर फोर्स लगाया जाता है इमर्स्ड इन ए लिक्विड, जब वो पानी में डूबी हुई रहती है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोंट फोर्स कहते हैं। बायोंट फोर्स मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट पूर्ण रूप से आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई है, तब उस पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है या ऊपर की ओर एक फोर्स अप्लाई करता है, वही फोर्स क्या कहलाता है, बायोंट फोर्स कहलाता है। अपथ्रस्ट का भी कुछ इसी तरह से डिफाइन किया गया, द अपवार्ड फोर्स, यहाँ भी लिखा गया द अपवार्ड फोर्स। द अपवार्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, जब पानी के द्वारा जो है ना ऊपर की ओर क्या किया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, इज ऑल्सो नॉन एज अपथ्रस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में डुबो दिए, जैसे कोई गैलिन ले लीजिए, गैलिन को देखें हम पानी में जब डुबोते हैं तो वो पूरी तरह से डूबता नहीं है और हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। आप कभी भी या खाली डब्बा ले लीजिए, कटोरा ले लीजिए, लोटा ले लीजिए, इसको सीधे पानी में डुबोइए, वो डूबेगा जल्दी नहीं आपको डुबाने में। गैलन को पानी भरने में आप बड़े तालाब में या गंगा जी में आप पानी को भरते हैं तो गैलन को भरिए, आप अगर फोर्स नहीं लगाइएगा गैलन नहीं भरेगा। यानी हम जितना फोर्स लगा रहे हैं नीचे से पानी के द्वारा जो है ना, उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है, तो वही क्या कहलाता है, बायोंट फोर्स कहलाता है। बायोंसी मतलब क्या होता है, उछाल होता है। अपथ्रस्ट भी वही है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इज आल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। द बायोंट फोर्स इज आल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। यानी अपथ्रस्ट जो है और बायोंट फोर्स जो है, दोनों का दोनों क्या है, सेम है। जब कोई ऑब्जेक्ट पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई है, तो पानी के नीचे से जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, पानी के द्वारा जो ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई किया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, वो क्या कहलाता है, बायोंट फोर्स कहलाता है। या उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली या पार्शली इमर्स्ड इन एन लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस अ बायोंट फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग आंशिक या पूर्णतः रूप से पानी में डुबोते हैं, तो डूबे हुए पानी में उस वस्तु पर क्या होता है, उसके भार में कमी आ जाता है, और उसकी जो वेट में कमी होती है, उस ऑब्जेक्ट का जो वेट में कमी होता है ना, उसके द्वारा हटाए गए द्रव जो होता है, यानी हटाए गए जो वाटर होता है ना, उसका इक्वल होता है। वही ये लिखा है, एक्सपीरियंस्ड बायोंट फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड। उस भार की कमी से जो हटाए गए पानी है, वो उसका क्या होता है, इक्वल होता है। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम पानी में डुबोते हैं तो उसके भार में यानी वेट में क्या होता है, कमी हो जाती है। यानी ऊपर अगर वेट कुछ और रहता, पानी में डुबोने पर उसका वेट क्या होता है, कम जाता, वेट बढ़ता नहीं है, और उसके द्वारा जो हटाया जाता है वो क्या होता है, आपका इक्वल होता है। आर्किमिडीज का कुछ कुछ प्रिंसिपल भी दिया गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो आपको इस तरह से दिया गया है। कुछ प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फर्स्ट पॉइंट है आपका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस का जो डेंसिटी होता है ना, ये भी वर्क करता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। ये वही डेंसिटी है जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, पानी में डूब जाता है या पानी में क्या होता है, तैरते रहता है, डिपेंड ऑन डेंसिटी। द हाइड्रोमीटर्स यूज्ड फॉर डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाइड्रोमीटर का भी जो यूज किया जाता है फैक्ट्री वगैरह में, वो भी किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। द लैक्टोमीटर्स यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। हम लोग दूध की शुद्धता जो उसको किससे जांच करते हैं, तो लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे मिल्क की प्योरिटी मतलब दूध की शुद्धता का पता चलता है, किससे, लैक्टोमीटर से। तो ये भी किस पर वर्क करता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि जो प्योरिटी
ऑफ मिल्क होता है, यानी दूध की जो शुद्धता की जांच हम लोग करते हैं लैक्टोमीटर से, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो आप प्रिंसिपल का नाम याद रखिएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ये क्या करता है? वर्क करता है। कभी भी दूध का जो शुद्धता की जांच की जाती है, प्योरिटी ऑफ मिल्क जो होता है वो लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं, और लैक्टोबैसिलस वायरस, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण जो होता है दूध से किसमें? दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो बैक्टीरिया का भी नाम याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जिससे क्या होता है दूध जो होता है दही में कन्वर्ट हो जाता है। और मिल्क, प्यूरिटी ऑफ मिल्क किससे मेजर करते हैं? लैक्टोमीटर से। तो ये भी वर्क किस पर करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। जो जहाज का डिजाइन होता है, ये जो सबमरीन बनाया जाता है ना, वो भी सबमरीन भी वर्क करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, सबमरीन्स जो होते हैं या शिप्स जो होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, किस प्रिंसिपल के वजह से वो सबमरीन जो होता है समुद्र के नीचे जाता है? तो ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर भी वर्क। ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट, आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूब रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा, इस ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा, अगर बायोंसी फोर्स से, बायोंसी फोर्स जो होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है उस ऑब्जेक्ट के बायोंसी फोर्स से अगर अधिक हो गया तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? पानी में डूब जाएगा। समझ रहे हैं बात को? कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट, मान लो उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है और उसके बायोंसी फोर्स किससे ज़्यादा हो गया, फोर्स मान ले 10 न्यूटन का लगा रहा है और इस ऑब्जेक्ट का वेट जो है आपका 9 न्यूटन का है, और बायोंसी फोर्स कितना लगा रहा है? 12 न्यूटन का लगा रहा है, तो इससे ज़्यादा न्यूटन हो जा रहा है। तो अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट से बायोंसी फोर्स ज़्यादा होता है तो वो ऑब्जेक्ट पानी में क्या करेगा? डूब जाएगा। और अगर 9 न्यूटन और 9 न्यूटन अगर दोनों इक्वल होता है तो वो क्या होगा? पानी में तैरता रहेगा। और अगर इससे कम हुआ तो उसका कुछ भाग जो है ना पानी के अंदर क्या रहेगा? डूबा हुआ रहेगा। अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है ना बायोंसी फोर्स से अगर कम होती है तो उस ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा जो है पानी में क्या होता है? तैरते रहता है। लेकिन उस ऑब्जेक्ट का वेट और बायोंसी फोर्स ये दोनों अगर इक्वल हो गया तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? पानी पर तैरता रहेगा। तो ये आर्किमिडीज का कुछ प्रिंसिपल था जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन ए लिक्विड इन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट कर रहा है पानी में तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा ना उस लिक्विड के वेट के क्या होगा? इक्वल होगा। आपको कुछ डायग्राम में हम दिखा रहे हैं, ये एक वाटर है, ये आपका समुद्र है और यहाँ पे एक नाव जो है फ्लोट कर रहा था, इसका इतना हिस्सा जो है पानी के अंदर है, ठीक है, और ये बोट हो गया आपका। तो ये जो आपका यहाँ पे वेट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वेट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेट ऑफ बोट लिख सकते हैं आप, वेट ऑफ बोट। और ये जो है ये इसके यहाँ जो नीचे का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और यहाँ जो है ये पानी भी पर ये क्या कर रहा है? यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वायोंट फोर्स, ये लिख सकते हैं वायोंट फोर्स एक्सर्टेड बाई क्या लिख सकते हैं? वाटर, ठीक है, एक्सर्टेड बाई वाटर। यानी वाटर के द्वारा जो है वायोंट फोर्स क्या लगाया जा रहा है? ऊपर की ओर लगाया जा रहा है। और ये वेट ऑफ बोट जो है ना ये क्या कर रहा है? नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। इसके वजह से पूरी नाव जो है बोट में क्या कर रहा है? तैर रहा है। तो आप समझिए दोनों तरह से। यहाँ भी देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक ऑफ वुड है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ ये क्या है? वुड है। ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ वेट हो गया आपका, ये नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। यहाँ जो फोर्स आप लगा रहा है ऊपर की ओर, इसको हम लोग कहते हैं बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स एक्सर्टेड बाई क्या हो जाएगा? वाटर, ठीक है। तो वाटर के द्वारा जो ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, पहले भी बताएं कि बायोंसी फोर्स वही होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी में डूबा हुआ है तो पानी के नीचे से जो है ना ऊपर की ओर क्या करता है? फोर्स कार्य करता है, फोर्स वर्क करता है, वही फोर्स क्या कहलाता है? बायोंस फोर्स कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है आधी लकड़ी का कोई बड़ा सा गुट्ठा ले लीजिए, सूखी लकड़ी का, पानी में फेंक दीजिए, उसका कुछ आंशिक भाग जो है नीचे की ओर क्या होता है? डूब जाता है। तो नीचे की ओर डूबा हुआ, इसका मतलब है कि पानी के द्वारा जो है ना उस पर बायोंसी फोर्स जो ऊपर की ओर लगाया जा रहा है, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? तैर रहा है। यहाँ भी नाव जो है तो नाव का ये हिस्सा पर जो आपका फोर्स लगाया जा रहा है ऊपर की ओर, बायोंस फोर्स जो है एक्सर्टेड बाई वाटर, मतलब पानी के द्वारा जो है ऊपर की ओर फोर्स लगाया जा रहा है। और नाव के द्वारा जो ये वेट ऑफ बोट जो है ना इसका नीचे की ओर फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसके वजह से क्या है? नाव क्या कर रहा है? पानी में फ्लोट कर रहा है। इस तरह से पॉइंट है। इस पॉइंट में आपको ये बताया जा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पानी में क्यों डूब जाता है, या फिर आयरन आप सुनेंगे कि मरकरी में फ्लोट करते रहता है, तैरते रह जाता है, आखिर क्या वजह है। पहला पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द वाटर।
यानी कॉर्क का जो डेंसिटी होता है वो पानी की डेंसिटी से क्या होता है, कम होता है, इसलिए कॉर्क जो होता है आपका वाटर में क्या करता है, फ्लोट करते रहता है, यानी तैरते रहता है। दूसरा पॉइंट क्या, द डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन वाटर। कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हम लोग पानी में डाल देते हैं, वो क्या करते रहता है, फ्लोट करते रहता है, यानी तैरते रहता है। इसका मतलब होता है कि उस वुड का डेंसिटी जो है पानी के डेंसिटी से क्या है, कम है। अगर पानी के डेंसिटी से उस वुड का डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो वो वुड क्या करेगा, डूब जाएगा। द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। कोई भी आइस का टुकड़ा अगर आप ले लीजिए, वो भी पानी में क्या करता है, फ्लोट करते रहता है। इसका मतलब है कि आइस का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से क्या है, कम है। थर्ड पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ आयरन इज लेस देन दैट ऑफ मरकरी, देयरफॉर अ नेल ऑफ आयरन फ्लोट्स इन मरकरी। आयरन का जो डेंसिटी होता है वो मरकरी के डेंसिटी से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए आयरन जो है ना मरकरी में क्या करता है, तैरते रह जाता है। अगर आयरन का डेंसिटी मरकरी के डेंसिटी से ज्यादा होगा तो वो आयरन मरकरी में क्या करेगा, डूब जाएगा। आयरन हैज मोर डेंसिटी देन दैट ऑफ वाटर, सो आयरन विल सिंक इन वाटर। ठीक है, आयरन का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए पानी में आयरन क्या करता है, डूब जाता है। आयरन का कोई भी टुकड़ा हम लोग पानी में डालते हैं तो वो डूब जाता है। इसका मतलब है कि उस टुकड़े का डेंसिटी जो है पानी के डेंसिटी से क्या होता है, ज्यादा होता है। हम लोग भी अगर तैरते हैं ना, तो हम जब तैरने लगते हैं तो हमारी डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम हो जाता है, इसलिए हम लोग फ्लोट करते रहते हैं, नहीं तैरते रहते हैं। किसी किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता, इसका मतलब है वो अपना डेंसिटी क्या करता है, पानी के डेंसिटी से ज़्यादा कर लेता है। यानी पानी का डेंसिटी से ज़्यादा होगा, हम क्या करेंगे, डूब जाएंगे। पानी के डेंसिटी से हमारी डेंसिटी कम होगी, हम पानी के ऊपर क्या करेंगे, तैर लेंगे। मेरे पास है डेंसिटी है। डेंसिटी का डिफिनीशन क्या होता है, द मास ऑफ द सबस्टांस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, डेंसिटी। द मास ऑफ द सबस्टांस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला अगर पूछ ले, मास ऑफ द सबस्टांस बाई वॉल्यूम ऑफ द क्या होगा, सबस्टांस हो। ये डेंसिटी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम समझ लीजिए आप, नॉर्मली भाषा में समझिए। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। यानी डेंसिटी का ऐसा यूनिट पूछ लेगा तो किलोग्राम पर मीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। द ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्या है, क्यूब। अगर स्मॉल डेंसिटी स्मॉल यूनिट पूछ ले डेंसिटी का तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, और मीटर क्यूब को कन्वर्ट किस में करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये स्मॉल यूनिट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको दिया गया, द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील इज 15,600 किलोग्राम, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ स्टील इन ऐसा यूनिट। तो आपका देख लीजिए, वॉल्यूम यानी भी दिया गया 2 मीटर क्यूब, और आपका ये दिया गया मास दिया गया कितना, 15,600 किलोग्राम। हमसे पूछ रहा डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा आपका, डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम, यानी 15,600 बाई कितना, तो यानी आ जाएगा आपका कितना, 7800 क्या हो जाएगा आपका, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये डेंसिटी का बहुत बेस्ट टॉपिक होता है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी मास ऑफ द सबस्टांस बाई क्या हो जाएगा, मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सबस्टांस। और अगर इसके ऐसा यूनिट पूछ ले तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, स्मॉल यूनिट पूछ ले तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। रिलेटिव डेंसिटी भी कभी काल पूछ लिया जाता है कि द रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सबस्टांस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द वाटर। यानी रिलेटिव डेंसिटी वो होता है जो डेंसिटी ऑफ सबस्टांस और डेंसिटी ऑफ वाटर का जो रेशियो होता है वो रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। इस पर भी 1-2 न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं, इसमें डाटा दिया जाता है। तो ये ग्रेविटेशन का कुछ कंप्लीट टॉपिक्स था आपका, यहीं पे हमारा ग्रेविटेशन टॉपिक जो होता है कंप्लीट होता है। इस पर जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं दोनों पार्ट मिला करके आपको एक वीडियो न्यूमेरिकल का बना दिया जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल हम यहाँ पे बताएंगे, समझाएंगे आपको, और कुछ न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क में रहेगा जो आप बना करके हमारे कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो ये ग्रेविटेशन का बहुत खास टॉपिक होता है, 9th क्लास में और 11th क्लास में भी पढ़ना है ग्रेविटेशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा इन सारे टॉपिक्स को, यही बेसिक है। यहाँ हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, मेन पार्ट आपको 11th में पढ़ना है, इसमें डिटेल्स में। तो ये 9th का जो टॉपिक है आपका बेसिक टॉपिक है। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा, उस वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले रहेंगे, कंबाइंड रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।